हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन वर्ड्स में आप सबका स्वागत है। आज क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस में हम एक चैप्टर संविधान एक जीवंत दस्तावेज का अध्ययन कर रहे हैं। इसकी एक वीडियो पहले भी बन चुकी है, अगली वीडियो आज बनाई जा रही है। इसमें संविधान संशोधन प्रक्रिया, यहाँ हमने देख लिया था कि जो हमारा संविधान है वो एक जीवंत दस्तावेज कैसे है और इसमें संशोधन कैसे किया जाता है, कैसे ये अभी तक मृतप्राय नहीं हुआ, ना इसमें पूरी तरह से ये समाप्त हुआ। हाँ, समय समय पे प्रकृति के अनुसार, समय के अनुसार इसमें संशोधन होते रहे हैं। संशोधन की हमने देखे कि 3 प्रक्रिया देखी कि संसद में सामान्य बहुमत के आधार पर संशोधन, संसद के दोनों सदनों का अलग अलग विशेष बहुमत का संशोधन और विशेष बहुमत प्लस कुल राज्यों का विधायिकाओं का कुल राज्यों की आधी विधायिकाओं के द्वारा अनुमोदन। तो हमने ये सारा देखा था। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि संविधान में ऐसे कई अनुच्छेद हैं जिनमें संसद सामान्य कानून बनाकर सामान्य कानून बनाकर संशोधन कर सकती है। ऐसे मामलों में कोई विशेष प्रक्रिया अपनाने की जरूरत नहीं होती। इस प्रकार के संशोधन और सामान्य कानून में कोई अंतर नहीं होता। संविधान के इन हिस्सों को काफी लचीला बनाया गया है। लचीला समझते ही है कि संशोधन आसानी से किया जा सकता है। आगे संविधान के 2 अनुच्छेद दिए हुए हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक हम देखेंगे और इन दोनों अनुच्छेदों में विधि द्वारा शब्द का प्रयोग किया गया है। किसके द्वारा? विधि यानी कि कानून के द्वारा। जिसका अर्थ क्या हुआ? यह कि संसद इन अनुच्छेदों में अनुच्छेद 368 में वर्णित प्रक्रिया को अपनाए बिना ही संशोधन कर सकती है। हमने देखा कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 368 में। लेकिन ये जो आगे 2 अनुच्छेद ऐसे हैं जिनमें बिना अनुच्छेद 368 को संशोधित किए हम इसमें संशोधन कर सकते हैं। संशोधन समझते हैं ना कि हमारे संविधान में सुधार करना, यानी कोई भी ऐसी कानून है जिसको हमें समय के अनुसार सही नहीं है, उसको सुधारना है, तो हम उसे क्या करेंगे? संशोधन करेंगे। किसमें? हमारे संविधान में। और इनको सरल तरीके से संसद संशोधित कर सकती है। अनुच्छेद 2 देखो, अनुच्छेद 2 संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों को प्रवेश दे सकती है। यानी संघ में नए राज्यों को प्रवेश, समझ में आया? यानी कि भारत क्या है? राज्यों का संघ। इसमें संघ में नए राज्यों को, यानी कि संघ से जो एक राज्य से दो राज्य बना सकती है संसद, और वो भी किसके अनुसार? कानून के अनुसार। उसको खुद को राइट है कि वो 2 राज्यों में अलग बंटवारा कर सकती है और उनको संघ में प्रवेश दे सकती है। अनुच्छेद 3 संसद विधि द्वारा किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है। जिस प्रकार एक राज्य के 2 टुकड़े संसद कर सकती है, उसी प्रकार 2 राज्यों को मिला करके एक राज्य भी बना सकती है। यानी कि एक राज्य का क्षेत्रफल भी संसद बढ़ा सकती है। तो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 ऐसे अनुच्छेद हैं जिनको संसद आसानी से बिना 368 में संशोधन किए संशोधित कर सकती है। आगे देखते हैं हम संविधान के शेष खंडों में के लिए अनुच्छेद 368 में प्रावधान किया गया है। हमें पता ही है कि संविधान में संशोधन हम कौन से अनुच्छेद के माध्यम से करते हैं? 368 के माध्यम से। इन अनुच्छेदों में संविधान में संशोधन करने के 2 तरीके दिए गए हैं। ये तरीके देखना, 2 तरीके दिए गए हैं। ये तरीके संविधान के सभी अनुच्छेदों पर एक समान रूप से लागू नहीं होते। भले तो एक समान रूप से लागू नहीं होते। एक तरीके के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन करने की बात कही गई है। हमने ऊपर देखा था कि विशेष बहुमत यानी कि 2/3 बहुमत हमें लोकसभा में चाहिए और 2/3 बहुमत हमें राज्यसभा में चाहिए। यानी कि दोनों सदनों के हमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। दूसरा तरीका क्या करा? तरीका ज्यादा कठोर है। हमने देखा, हमने ऊपर 3 संशोधन प्रक्रिया देखी थी। एक साधारण बहुमत देखा, दूसरा विशेष बहुमत देखा और तीसरा विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की अनुमति देखा। तो तीसरा संशोधन जो हमारा है वो बहुत ही कठिन है, क्योंकि हम विशेष बहुमत तो जैसे तैसे निकाल सकते हैं, लेकिन आधे राज्यों की विधानसभाओं का अपनी संख्या की आवश्यकता होती है, उसका बहुमत लेना बहुत ही कठिन काम हो जाता है। ध्यान दें कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया संसद में शुरू होती है। कहाँ? हमें पता है संशोधन कहाँ होगा? संविधान का संसद में होगा।
संसद में के विशेष बहुमत के अलावा किसी बाहरी एजेंसी जैसे संविधान आयोग या किसी अन्य निकाय की संविधान के संशोधन प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं होती। इसी प्रकार संसद या कुछ मामले में राज्य विधानसभाएं राज्यों की विधानसभाएं होती है में संशोधन पारित होने के पश्चात इस संशोधन को पुष्ट करने के लिए किसी प्रकार के जनमत संग्रह की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि जब संसद संशोधन कर देती है उसमें किसी भी प्रकार का जनमत संग्रह नहीं लिया जाता, यानी कि जनता की स्वेच्छा की आवश्यकता नहीं है। संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए तब भेजा जाता है, यानी कि 3 प्रक्रिया हमने देखी, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा अनुमोदन। जब ये सब हो जाता है यानी कि उसके बाद क्या भेजा जाता है विधेयक को राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए, यानी कि राष्ट्रपति के सिग्नेचर के लिए। परंतु इस मामले में राष्ट्रपति को पुनर्विचार करने का अधिकार नहीं है। कैसे? इन बातों से पता चलता है कि संशोधन प्रक्रिया कितनी कठोर और जटिल हो सकती है। यानी कि विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की जो अनुमति होती है उसके बाद जब राष्ट्रपति के पास उस विधेयक को भेजा जाता है तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना ही होता है। क्यों? क्योंकि उसमें उनकी जो पुनर्विचार का अधिकार है वो नहीं होता। हमारे संविधान में इन जटिलताओं से बचा गया है। इससे हमारे संशोधन की प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल हो गई। लेकिन यह एक तथ्य है जो महत्वपूर्ण है, ध्यान दिया जाना चाहिए। संशोधन के प्रश्न पर अंतिम राय जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों की ही होती है। हम जानते हैं इसका अर्थ क्या हुआ कि संशोधन की प्रक्रिया का आधार निर्वाचित प्रतिनिधियों यानी कि संसदीय प्रभुसत्ता में निहित है। हमें पता है कि जो संशोधन होता है वो कहाँ होता है? संसद में। और संसद में कौन होते हैं? जनता के प्रतिनिधि। तो जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा जब संशोधन किया जाता है तो इनडायरेक्टली किसके द्वारा किया गया? जनता के द्वारा। अब हम देखते हैं कि जो हमने विशेष बहुमत देखा था वो विशेष बहुमत होता क्या है। देखो, चुनाव कार्यपालिका और न्यायपालिका से संबंधित अध्यायों में हम उन प्रावधानों का अध्ययन करते, यानी कि हमने ये जो चैप्टर हमारे कट गए हैं इसमें हम इसका अध्ययन नहीं कर पाए। संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। हमें एक बार पुनः याद करें कि विशेष बहुमत का अर्थ क्या होता है। पता है ना? विशेष बहुमत यानी कि जितनी संख्या लोकसभा या राज्यसभा दोनों की अलग अलग बहुमत पारित होना जरूरी होता है। जितनी लोकसभा में सदस्य है उसका 2/3 सदस्यों का बहुमत होना, यानी कि मत के पक्ष में देना, ये विशेष बहुमत होगा। सामान्यतः किसी विधायिका में किसी प्रस्ताव या विधेयक को पारित करने के लिए सदन में उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। कल्पना करें सदन में कितने सदस्य? 247 सदस्य उपस्थित। कौन से में? लोकसभा में। ये सभी सदस्य एक विधेयक पर मतदान करते हैं। ठीक है। अगर इन सदस्यों में कम से कम 124 सदस्य विधेयक के पक्ष में मतदान करते हैं तो इस विधेयक को पारित माना जाएगा। तो 247 का आधा कितना हुआ भाई? 2/3 कितना हुआ? इसको हम निकाल के देखेंगे। हमारा 2/3 निकालेंगे 247 का 247 2/3 और हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 247। यानी कि ये 2/3 बहुमत विधेयक मत पक्ष में मतदान हो गया, विधेयक को पारित माना जाएगा। लेकिन संशोधन विधेयक पर यह बात लागू नहीं होती। उसमें कितना चाहिएगा? अब इसमें 247 124 यानी कि इसका आधा करेंगे तो इसका +1 हो गया, 50 + 1 हो गया। तो 50 + 1 से तो ये साधारण बहुमत हो गया। लेकिन विशेष बहुमत में क्या होगा? इसमें संशोधन 2/3 चाहिएगा। संविधान में संशोधन करने के लिए 2 प्रकार के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। कौन कौन से? सबसे पहले संशोधन विधेयक के पक्ष में मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या सदन के कुल सदस्यों की संख्या की कम से कम आधी होनी चाहिए। तो 247 का अगर हम आधा करेंगे तो कितना हुआ बताइए?
सदस्यों की संख्या कम से कम आधी होनी चाहिए। दूसरे संशोधन में हम का समर्थन करने वाले सदस्यों की संख्या मतदान में भाग लेने वाले सभी सदस्यों की 2/3 होनी चाहिए। संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों में स्वतंत्र रूप से पारित, यानी कि पहले अगर लोकसभा में आया है तो लोकसभा में पारित हो और फिर राज्यसभा में पारित हो, इसकी आवश्यकता होती है। इसके लिए संयुक्त सत्र बुलाने का प्रावधान नहीं है, यानी कि विशेष बहुमत में अलग अलग दोनों सदनों में पारित होना जरूरी है। कोई भी संशोधन विधेयक विशेष बहुमत के बिना पारित नहीं किया जा सकता। आखिर विशेष बहुमत का औचित्य क्या है, मतलब क्या अर्थ है इसका? यानी कि लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं, अतः किसी भी संशोधन विधेयक का समर्थन करने के लिए 273 सदस्यों की आवश्यकता होती है। तो इसको हमने निकाला ना, 2/3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको 2/3 मल्टीप्लाई 5/5। अब जब हम इसको निकालेंगे तो 272 पॉइंट कुछ आएगा, तो हम कितना माने 273, यानी कि सदस्यों की आवश्यकता, यानी मतदान पर किसी भी विधेयक पर बहुमत में पक्ष, यानी कि पक्ष में मत देने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता हुई? 273। तो ये क्या हुआ? विशेष बहुमत। अगर मतदान के समय मात्र 300 सदस्य उपस्थित हैं तो विधेयक पारित करने के लिए हमें कितने सदस्यों की चाहिए? 273 की आवश्यकता है, चाहे हमारे पास 300 कैंडिडेट मौजूद हों, लेकिन हमें 2/3 किसका निकालना है? 545 का। समझ में आया? लेकिन कल्पना करें कि लोकसभा के 400 सदस्यों ने किसी विधेयक पर होने वाले मतदान में भाग लिया है। इस विधेयक को पारित करने के लिए कितने सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है? तो कितने भी हिस्से ले, लेकिन हमें 2/3 निकालना है 545 का। तो अगर 400 सदस्य उपस्थित है तो भी हमें कितनों की आवश्यकता होगी? 273 की ही आवश्यकता होगी। ये बात हमें ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं हम विश्व के आधुनिक संविधानों के संशोधन की प्रक्रियाओं के 2 सिद्धांत ज्यादातर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। 2 सिद्धांत देखो इसमें। एक सिद्धांत विशेष बहुमत वाला, उदाहरण के लिए कौन कौन से देशों में? अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, रूस आदि के संविधानों में। दूसरा 2/3 बहुमत सिद्धांत लागू अमेरिका में किया गया है, जबकि दक्षिण अफ्रीका में, रूस जैसे देशों में 3/4। इसमें हमारे यहाँ भारत में भी 2/3 है, लेकिन कहाँ? दक्षिण अफ्रीका और रूस जैसे देशों में 3/4 बहुमत की आवश्यकता होती है। दूसरा सिद्धांत क्या क्या? संशोधन की प्रक्रिया में जनता की भागीदारी का। यह सिद्धांत कई आधुनिक संविधानों में अपनाया गया है, जैसे स्विट्जरलैंड की संशोधन की प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार है। रूस या इटली जैसे देशों में जहां जनता के संविधान में संशोधन करने का या संशोधन के अनुमोदन का अधिकार है की आवश्यकता होगी। इसके अलावा संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से स्वतंत्र रूप से पारित किया जाना चाहिए, यानी अलग अलग दोनों सदनों में पारित होना जरूरी है। इसका अर्थ क्या हुआ कि प्रस्तावित विधेयक पर पर्याप्त सहमति न बन पाए तब तक उसे पारित नहीं किया जा सकता। सत्तारूढ़ दल काफी कम बहुमत और विपक्ष के विरोध के बावजूद बजट या अपनी पसंद का विधेयक पारित करा सकते हैं, लेकिन अगर यह दल संविधान में संशोधन करना चाहता है तो उसे कुछ विपक्षी दलों को विश्वास में लेना भी पड़ेगा। बगैर विपक्ष के वो संशोधन नहीं कर सकता। इस तरह संशोधन प्रक्रिया के पीछे बुनियादी भावना यह है कि उसमें राजनीतिक दलों और सांसदों की व्यापक भागीदारी होनी चाहिए। तो हमारे समझ में आ गया होगा 2/3 विशेष बहुमत हमारे समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं राज्यों का अनुमोदन। हमने 3 तरह का देखा, साधारण बहुमत यानी 50+1, विशेष बहुमत 2/3 बहुमत, और विशेष बहुमत के साथ साथ तीसरा हमने देखा था राज्यों का अनुमोदन। अब राज्यों का अनुमोदन मतलब जो राज्यों के विधान पालिकाएं हैं उनके द्वारा स्वीकृति। संविधान के कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जिनमें संशोधन के लिए विशेष बहुमत पर्याप्त नहीं होता। राज्यों में केंद्र राज्य शक्तियों के बीच शक्तियों का वितरण से संबंधित या जनप्रतिनिधि से संबंधित अनुच्छेदन में संशोधन करने के लिए राज्यों से परामर्श करना जरूरी है, उनकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। पीछे हमने संविधान की संघीय प्रकृति के बारे में अध्ययन किया था। कैसी प्रकृति के बारे में? संघीय प्रकृति। भारत की प्रकृति कैसी है? संघीय प्रकृति। संघीय संरचना का अर्थ है कि राज्यों की शक्तियां केंद्र सरकार की दया पर निर्भर
नहीं करती। हम देखते हैं कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है सरकारों में, यानी कि केंद्र और राज्यों में शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है। तो संघ का मतलब क्या है कि जो राज्यों को शक्तियां मिली हैं वो केंद्र की दया पर ना हो, उनको स्वतंत्र शक्तियां मिली हो। संविधान में राज्यों की शक्तियों को सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था की गई है। जब आधे राज्यों की विधान पालिकाएं किसी संशोधन विधेयक को पारित नहीं कर देती, तब तक संशोधन प्रभावी नहीं माना जाता। संघीय संरचना से संबंधित प्रावधानों के अलावा मौलिक अधिकारों के प्रावधानों को इस प्रकार रक्षणीय बनाया गया, यानी कि रक्षा के योग्य बनाया गया। इसका अर्थ क्या हुआ कि संविधान के कुछ हिस्सों के बारे में राजनीति से एक व्यापक सहमति की अपेक्षा की जाती है। इस प्रावधान में राज्यों के अधिकारों को भी जगह दी गई है। इसके अंतर्गत राज्यों को संशोधन प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार भी दिया गया है। उल्लेखनीय कि संशोधन की प्रक्रिया कठोर होने के बावजूद इसे फिर से काफी हद तक क्या बना दिया गया, लचीला हम समझ गए ना, इजी। तो हम देख सकते हैं कि संशोधन के लिए केवल आधे राज्यों की अनुमोदन और राज्य विधानसभा पालिकाओं के साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। इस प्रकार देखा जा सकता है कि शर्तों की कठोरता के बावजूद संशोधन करने की प्रक्रिया अव्यावहारिक नहीं है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए व्यापक बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रक्रिया में राज्यों को सीमित भूमिका दी गई है। हमारे संविधान निर्माता इस बात को लेकर सचेत थे, यानी कि आगाह थे कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को इतना आसान नहीं बना दिया जाना चाहिए कि उसके साथ जब चाहे छेड़खानी कर सके। लेकिन साथ ही उन्होंने इस बात का भी ध्यान रखा कि भावी पीढ़ी अपने समय की जरूरतों के हिसाब से इसमें आवश्यक संशोधन कर सके। इस प्रकार हमारे संशोधन की प्रक्रिया को 3 तरीकों में बांटा गया है। कुछ में लचीला बनाया गया, कुछ में कठोर बनाया गया और कुछ में कठोर प्लस लचीला भी उसमें दिया गया। तो ऐसे हमने 3 प्रकार के संशोधन प्रक्रिया का अध्ययन किया है। आगे की वीडियो में हम इसका अध्ययन करेंगे। आज इतना ही काफी है। धन्यवाद।